कुछ बात करने के लिए आपसे। और हमारे साथियों ने इतनी दूरी बना दी है हमारे और आपके बीच में। जब नीचे से तस्वीर कोई साथी मोबाइल से खींच रहे थे तो हमको लग रहा था कि जैसे करवा चौथ महिला करती है और वो जो देखती है इस तरह से चंद्रमा की ओर, और उसी तरह से मोबाइल से या फोटो। अब इतना ऊंचा मंच कहीं इस तरह के कार्यक्रम में थोड़ी जरूरत होती है। अब साथियों को देखना चाहिए था व्यवहारिक चीज। हम और आप नजदीक बैठ के कोई बड़ी रैली में तो हम आए नहीं है, कोई चुनावी सभा उस तरह की तो है नहीं जिसमें लंबा चौड़ा कोई भाषण मंच से देना हो। हम तो थोड़ी चर्चा करने के लिए आपके बीच आए और इसमें इस तरह का कर कोई बात नहीं, थोड़ी परेशानी तो आपको भी इस बात को लेकर के हो रही होगी। अब इसी बीच हम लोगों का स्वागत भी हुआ। जिन लोगों ने रास्ते में भी स्वागत किया, यहाँ भी स्वागत किया, मैं इन सभी का अपनी ओर से, अपनी पूरी पार्टी की ओर से हृदय से बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ। लेकिन इसी स्वागत में लखेंद्र जी ने अब यहाँ से अनाउंस किया जा रहा था कि तलवार से स्वागत करेंगे। पहली बार मैंने सुना कि किसी व्यक्ति को तलवार से स्वागत किया जाता है। देखिए, आपको ही कोई कह दे फोन करके कि कल आइए मेरे यहाँ तलवार से आपका स्वागत करेंगे, अब इसका अर्थ समझ सकते हैं। अब भाव में लोग बोल जाते हैं, हम उनके भाव पर नहीं कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाह रहे हैं, लेकिन शब्द का अर्थ यही निकल रहा है, तलवार से स्वागत करेंगे। अरे भैया, जमाना अब तलवार का नहीं है, अब तो कलम का जमाना है, बुद्धि का जमाना है। अब तलवार के जोर से आप युद्ध नहीं जीत सकते हैं। कभी समय था जब तलवार के बल पर आदमी युद्ध जीतता था। आज का युद्ध तो ज्ञान की बदौलत है, शिक्षा की बदौलत है। इसके आधार पे तय होता है कि कौन समाज में अगुवा बनेगा, किसका वर्चस्व चलेगा। सारी चीजें इस तरह की, शासन में प्रशासन में किसका दखल चलेगा, यह सब चीज आज तय होती है कलम से, ज्ञान से, शिक्षा से। अब तलवार का कहाँ कोई मामला है। तो इसलिए कृपा करके, उपेंद्र कुशवाहा तो आपके घर का आदमी है, तलवार से आपने स्वागत किया, बाहर जाकर हम बोलेंगे नहीं कि वहां के लोगों ने तलवार से स्वागत किया है। लेकिन आगे अब किसी का स्वागत तलवार से मत कीजिएगा, आपसे आग्रह है। आज हम आए हैं आपके बीच में, हमारी यात्रा है। पिछले दिनों ही हमने तय किया, हमारे साथियों ने तय किया पटना में बैठकर कि बिहार भर में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे और इस काम के लिए एक यात्रा निकालेंगे पार्टी की ओर से। वही यात्रा है बिहार यात्रा। तो बिहार यात्रा के क्रम में कई जिला पहले के चरण में हमने वहाँ कार्यक्रम संपन्न कर लिया है और आपके जिला में मुजफ्फरपुर आए हैं। बिहार यात्रा के इस चरण में यहाँ से शुरुआत आज कार्यक्रम की हो रही है। इसके बाद फिर आज तो मुजफ्फरपुर में ही शहर में रात्रि विश्राम है। उसके बाद कल मधुबनी, दरभंगा इत्यादि जगह पे जाना है और बारी बारी से बिहार के सभी जिलों में जाना है। तो हम आपके बीच भी इसी क्रम में आए हैं। और हम तो दिल्ली में थे, आज ही सुबह आए, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से बिहार में जो एक घटना घटी है, सिवान, छपरा, गोपालगंज के इलाके में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब के कारण। यह घटना अंदर से दुख पहुंचाती है। अखबार की खबर आज सुबह तक है कि 50 या 55 लोगों का डेथ हुआ है, लेकिन बीमार भी कुछ लोग हैं। डेथ जिनका हुआ है उनकी संख्या में और भी थोड़ा इजाफा हो गया है, जो आज वहां के साथियों ने खबर दी है। कुछ लोगों की आंख की रोशनी चली गई है। अब इतनी बड़ी संख्या में लोगों का हताहत हो जाना
यह बहुत ही दुख पहुंचाने वाली घटना है। तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से उन तमाम परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं जिन लोगों ने अपने किसी सदस्य को इस घटना में खो दिया। बहुत ही दुखद है, भगवान न करे ऐसी घटना कहीं हो। लेकिन हम अर्ज करना चाहते हैं, शराब नहीं पीना चाहिए। जानता है कि इससे नुकसान ही नुकसान है, सबको मालूम है, उसके बावजूद हम आप करते हैं। सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने लोगों की इसी भावना का कद्र करते हुए कानून बना दिया कि शराब लोगों को नहीं पीना चाहिए। कानून बना देंगे तो लोग और डरेंगे, शराब नहीं पिएंगे। तो नीयत तो मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी है, उन्होंने कोशिश की है कि शराब बंद हो जाए, लेकिन कुछ लोग चोरी छिपे अभी भी कर रहे हैं। यह दुख का विषय है, दुर्भाग्य की बात। हमने बार बार, आज जब हम हवाई अड्डा पर उतरे तो ये फिर वही सवाल मीडिया के लोगों ने किया कि सरकार का जो कानून है उस कानून के बावजूद लोग शराब पी रहे हैं, इस कानून को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। देखिए, शराब लोग पी रहे हैं, हमने वहां भी जवाब देते हुए कहा कि कानून तो बहुत सारा है। अब हत्या को रोकने का भी कानून है, कानून होना भी चाहिए। दुनिया के तमाम देशों में कानून है हत्या को रोकने के लिए, लेकिन कोई भी जगह, कोई भी देश, कोई भी राज्य यह नहीं कह सकता कि हमने कानून बना दिया हत्या रोकने का तो हत्या पूरे तौर पे वहां बंद हो गई। कोई नहीं कह सकता। कानून के बाद भी हत्या तो हो रही है पूरे देश और दुनिया भर। इसका मतलब यह नहीं है कि कानून को ही खत्म कर दिया जाए। उसी तरह से शराब बंदी के लिए सरकार ने कानून बनाया और कानून के बावजूद कुछ लोग गलत काम कर रहे हैं। इसका मतलब कानून को ही समाप्त कर दिया जाए, यह तो उचित नहीं है। हाँ, कानून को लागू करने के लिए और अगर कुछ करने की जरूरत हो, इसकी आवश्यकता है और इसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी चीज, सरकार में जहां अपनी बात कहने की जरूरत होती है, हम लोग गठबंधन के साथी हैं, सरकार गठबंधन की एनडीए की चल रही है, तो आवश्यकता अनुसार मुख्यमंत्री जी को भी हम अनेक विषयों पर सुझाव देते रहते हैं और कई सुझाव हम लोगों का आज की सरकार ने माना भी है दूसरे संदर्भों में। तो सुझाव तो हम लोग देते रहते हैं, लेकिन हमने बार बार कहा है और अभी इस मन से भी कहना चाहते हैं, शराब गलत है, सब लोग जानते हैं। शराब बंद होना चाहिए, यह भी लोग कहते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सरकार के चाहने से, कानून बना देने से शराब बंदी पूरे तौर पे नहीं संभव है। शराब बंदी पूरे तौर पे तभी संभव है जब समाज के लोग आगे आएंगे, लोगों में जागरूकता होगी, समाज के लोग इस कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम बनाएंगे, तब जाकर पूरे तौर पे शराबबंदी लागू हो पाएगी, वरना सरकार के बूते यह काम संभव नहीं है। तो समाज के लोगों से मेरा आग्रह है कि आप सब लोग थोड़ी जागरूकता फैलाइए, बताइए लोगों को। शराब पीने से कुछ लोग मर गए, अभी के अभी मर गए। शराब उन्होंने पी और कुछ घंटा के बाद या एक आध दिन के बाद उनकी मौत हो गई। इतनी बड़ी संख्या में मौत हो गई तो लोगों का ध्यान वहां चला गया। लेकिन शराब पीने से मौत तो होनी ही है। मौत का मतलब हम यह नहीं करें कि अभी जो घटना हो गई, किसी की मौत अभी हो जाती है, किसी की मौत 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, क्योंकि शराब पीने से कई तरह की बीमारी होगी और देर सवेर उसका नुकसान शरीर के ऊपर होना ही है, जिसका नतीजा तो उसी रूप में अभी आवे या 10 साल, 15 साल, 20 साल शराब पीने के बाद आवे। इसलिए सब लोगों से आग्रह है कि इन चीजों को समाज में फैलाना चाहिए, जागरूकता लाने का काम करना चाहिए। मीडिया के बंधु यहाँ बैठे हुए हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी हैं। सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर इस अभियान को अपना अभियान समझिए, लोगों को प्रशिक्षित कीजिए, लोगों को जागरूक बनाइए, ताकि लोग खुद ही शराब पीना बंद कर दे, तब जाकर शराबबंदी पूरे तौर पे सफल हो पाए।
तो यह तत्काल की जो घटना हुई जिस पर हमने चर्चा की। अभी जो हमारी यात्रा है, इस यात्रा के माध्यम से हम आपसे आग्रह करने के लिए आए हैं कि अब लगभग 1 साल बचा है। अगले साल इसी महीने में जो शेड्यूल है, उस शेड्यूल के हिसाब से बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। अब लगभग 1 साल ही बचा है। उस चुनाव के माध्यम से एक बार फिर से आप सब लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि फिर से एक बार एनडीए की सरकार बिहार में मजबूती से आप सब लोग बना दीजिए। यह हम आग्रह आपसे करने के लिए आए, क्योंकि एनडीए की सरकार, चाहे दिल्ली की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, दोनों सरकारों ने काम करके दिखाया है जो मौका आपने दिया। जिस वक्त तक मतलब 2005 तक जब एनडीए की सरकार नहीं आई थी, उसके पहले क्या स्थिति थी? हम लोग अभी तो पटना से निकलते हैं और पूर्णिया जाकर भी कार्यक्रम करके फिर देर रात पटना वापस हो जाते हैं। पटना से निकलते हैं, वाल्मीकि नगर जाकर कार्यक्रम करके देर रात फिर पटना वापस हो जाते हैं। लेकिन उस वक्त मुजफ्फरपुर आकर भी लौट जाया जाए कार्यक्रम करके, इसमें भी कठिनाई होती थी। सड़कों की क्या स्थिति थी? आज तो सड़कों का जाल जिस तरह से बिछ गया है, तो राज्य की सरकार ने तो अपना काम किया है। पहले गांव में बिजली दर्शन के लिए कभी कभी 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, लेकिन अब तो घर घर में बिजली, सुदूर गांव में बिजली, और बिजली सिर्फ लाइन तार ही नहीं बल्कि 18 घंटा, 22 घंटा, 24 घंटा बिजली। तो इस तरह से सरकारों ने करके बताया है। तमाम कार्यों, तमाम उपलब्धियों की चर्चा करने का वक्त नहीं, आपको मालूम। हाँ, तमाम के बावजूद कुछ काम अभी बाकी है। अगर यही सरकार कंटिन्यू करेगी तो वह काम बखूबी आगे होगा, वरना फिर कठिनाई 2005 के पहले जो थी बिहार में, उस तरह की कठिनाई से जूझना पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी राज्य की सरकार ने बहुत कुछ किया है, लेकिन इन क्षेत्रों में बहुत कुछ आगे करने की जरूरत है। आपको मालूम है कि जब हम भारत सरकार में मंत्री थे, उस वक्त हमने देश के अन्य राज्यों में भी जब जाकर नजदीक से देखने का मौका मिला, तो वहां किस तरह की शिक्षा है उसको हमने देखा। और देश से बाहर भी कुछ अलग देश में हम विदेश में गए, वहां की शिक्षा, सरकारी शिक्षा व्यवस्था को भी देखने का मौका मिला। और उसी वक्त हमने महसूस किया कि सरकारी विद्यालय में जब कहीं भी अच्छी शिक्षा हो सकती है, तो बिहार के सरकारी विद्यालयों में अच्छी शिक्षा क्यों नहीं हो सकती? हमने महसूस किया। और संयोग से जिस विभाग के हम मंत्री थे, उस विभाग में केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय हुआ करता था। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय को हमने देखा, और आज भी वही स्थिति है। देश में जितना प्राइवेट स्कूल है, बड़ी बड़ी संस्था जो स्कूल चलाती है, उसका नाम ले लीजिए, डीपीएस हो, डीएवी हो, कोई भी, उन तमाम प्राइवेट संस्था जिसके बारे में कहा जाता है कि प्राइवेट में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, उन तमाम संस्थाओं से हर साल जो मैट्रिक या इंटर का रिजल्ट निकलता है, तो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय का रिजल्ट प्राइवेट विद्यालय से ज्यादा अच्छा होता है, हर तरह से अच्छा होता है। तो हमने महसूस किया उसी समय कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय सरकारी है, पूरे तौर पे सरकारी है। उन सरकारी विद्यालयों में अच्छी पढ़ाई हो सकती है, तो बिहार के गांव के, साहेबगंज के, मुजफ्फरपुर के, वैशाली के गांव के जो सरकारी विद्यालय हैं, उनमें अच्छी पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती है? निश्चित रूप से अच्छी पढ़ाई हो सकती है। और अच्छी पढ़ाई हो, इस बात के लिए हमने उस समय सरकार में रहते हुए अभियान चलाया था।
शिक्षा सुधार का आंदोलन अभियान हमने उस वक्त चलाया था। और उस वक्त जो अभियान हम चला रहे थे, आप सब लोगों में से बहुत सारे लोगों ने उस अभियान में साथ दिया था हमारा। जिन लोगों ने साथ दिया होगा या दूसरे लोग भी हैं, उनको याद होगा, या मीडिया के बंधु हैं, उस वक्त राज्य की सरकार से शिक्षा में क्या क्या सुधार की जरूरत है एक पर्ची छाप कर हम लोग बांटते थे। पुराना पर्ची किसी आदमी के फाइल में होगा, निकालिएगा, नहीं तो गूगल पर भी सर्च कीजिएगा पार्टी का नाम लिख करके, शिक्षा सुधार लिख करके, तो शायद उस पर भी मिल सकता है। उस वक्त जो 25 सूत्री डिमांड शिक्षा सुधार के लिए राज्य की सरकार के सामने हमने रखने का काम किया था, आज हमको खुशी है। हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उस समय जो आंदोलन हम कर रहे थे, जो सुधार हम चाह रहे थे, उस मांग में से कई मांग राज्य की सरकार ने हूबहू मान लेने का काम किया है। हम जिस तरह से कह रहे थे उस समय कि शिक्षकों की बहाली कैसे हो, शिक्षकों की स्क्रीनिंग कैसे हो, स्कूल में बच्चों की उपस्थिति कैसे सुनिश्चित की जाए, इत्यादि जो डिमांड हमारा था, उन डिमांडों के माध्यम से जो हम सुधार चाहते थे, राज्य की सरकार ने उसी तरह की मांग पूरी कर दी है। और हम लोग उस समय कहते थे, एक आध उदाहरण से आप याद कर सकते हैं, हमने कहा था उस समय कि शिक्षकों की बहाली और शिक्षा में पूरे तौर पे जब तक सुधार नहीं होगा तब तक हम डटे रहेंगे। हम आपको विश्वास दिलाने के लिए आए और हमने हमेशा जो कहा है हमने किया है। हम उस वक्त एक चीज आप ध्यान दे सकते हैं कि हम चाहे सत्ता में कभी रहे हों, सदन में रहे हों या सड़क पर रहे हों, सत्ता में रहे हों या संघर्ष में रहे हों, सदन से बाहर, सत्ता से बाहर रहे हों, जो मुद्दा हम सड़क पर उठाते रहे हैं, विपक्ष में रहकर उठाते रहे हैं, हम सदन में या सत्ता में जाने के बाद भी उन मुद्दों को कभी भुलाने का काम हमने नहीं किया है। जो मुद्दा सड़क पर था वही मुद्दा सदन में भी, जो मुद्दा विपक्ष में हम उठाते थे वही मुद्दा सरकार में जाने के बाद भी हमने अपने मुद्दों पर कभी समझौता करने का काम नहीं किया। उसी तरह के मुद्दा में शिक्षा सुधार का भी एक मामला है। उसी तरह के उदाहरण के लिए एक और बतावे, हम कॉलेजियम सिस्टम की बात करते रहे, हम सड़क पर रहते हैं तब भी, सदन में रहते हैं तब भी। कॉलेजियम सिस्टम मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में शिक्षकों, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली की जो प्रक्रिया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज लोग जिस तरह से बहाल होते हैं वह बहुत ही आपत्तिजनक प्रक्रिया है। हम तो कहते हैं गैर संवैधानिक प्रक्रिया है, गैर लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया का परिणाम है कि समाज के सभी वर्ग के लोग आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज नहीं बन रहे। जितने लोग जज बनते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा, जिनको नहीं जानकारी है उनकी जानकारी के लिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज कभी कभी अपवाद के रूप में कोई दलित मिल जाएगा, कोई अति पिछड़ा मिल जाएगा, अपवाद के रूप में कभी कभी। महिलाओं की संख्या भी नगण्य है, बिल्कुल लोग जज नहीं बनते हैं, इसलिए कि इन वर्गों के लिए वहां जज बनने का जो रास्ता है वही बंद है। जज बनने की कोई प्रक्रिया निर्धारित, जिस तरह से और जगह भर्ती की प्रक्रिया है, उसके लिए विज्ञापन सरकार निकालती है। टीचर की बहाली हो, एसपी कलेक्टर की बहाली हो, कोई भी बहाली हो, उसके लिए अखबार में विज्ञापन निकलता है। जो योग्यता रखते हैं छात्र उसमें अपीयर होते हैं, आवेदन देते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसमें बैठते हैं, और जो भी कम्पीट कर जाता है, किसी जात का किसी धर्म का हो, तो वह एसपी कलेक्टर बनता है, बाकी जगह भी जाता है, उसकी नियुक्ति होती है। लेकिन कभी विज्ञापन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बनने के लिए नहीं निकलता है।
किसी को मौका नहीं होता है आवेदन देने का, फिर कैसे बहाली होती है? तो जो लोग जज हैं पहले से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, उन्हीं लोगों की एक कमेटी होती है। जब आवश्यकता होती है, वैकेंसी होती है, वही लोग बैठते हैं 5-7 लोग और अपनी अपनी जेब से पर्ची निकालते हैं, जिसका भी नाम लिख कर देते हैं वही जज बन जाता है। मतलब ऐसी स्थिति में कौन जज बनेगा? ऐसी स्थिति में जज साहब का जो उस कमेटी में बैठे हुए जज साहब हैं, उन जज साहब का बेटा बनेगा, बेटी बनेगी, उनके सगे संबंधी बनेंगे, उनके जात के लोग बनेंगे, दूसरा कोई जज बन ही नहीं सकता। और इसका परिणाम है कि जितने लोग अब तक जज बनते हैं, बन रहे हैं, इतनी बड़ी आबादी का हिंदुस्तान है, इतनी बड़ी आबादी 140 करोड़ के लगभग अब हिंदुस्तान की आबादी, और इतनी बड़ी आबादी में महज 300 साढ़े 300, हम 100 बोल रहे, 1000 भी नहीं बोल रहे, महज 300 साढ़े 300 परिवार के लोग ही हैं जिन परिवारों से अधिकांशतः जज है।